उदय का जो सिलेक्शन है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली वैकेंसी में हुआ, जो आपको 2024 में देखने को मिला था। इसके अलावा उदय ग्रुप डी में सेलेक्टेड थे, ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी? मतलब इंटर से पहले 10th तक पढ़ाई कुछ ठीक ठाक नहीं रही मेरी। तो उसका जो 9th-10th होता है मेरे ख्याल से बेस होता है वो, मतलब जब 10th में था 9th-10th में था उसमें पढ़ने का एकदम से इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम। ये था कैसे तैसे वहाँ से निकला। तो ग्रुप डी का जो आपने फॉर्म भरा था वो कौन सा जोन था? तो मुंबई जोन था सर। मुंबई जोन था। तो 22 वाले में सिलेक्शन आपका मुंबई जोन पे हुआ। पोस्ट कौन से मिली फिर आपको? मतलब आप जो है टेस्ट को जब ऑफिस जाते थे ग्रुप डी वाले, अब नौकरी जॉब करते थे, उससे पहले एक बार टेस्ट जरूर लगा के हम सुबह जाते थे। और एनालिसिस वगैरह सब कैसे करते थे कि कहाँ गलतियाँ हो गई, किस हिसाब से हो गया? ऑफिस के अंदर ही बैठ के? सर कोई भी ऑफिस में टाइम मिल जाता था, क्योंकि सर वो एडीएन सर जो मेरे थे बहुत सपोर्टिव थे वो। तो जो भी 5-10 दोस्त करते हैं उसी के लाइन में हम लोग बह जाते हैं कि भाई बीटेक सब ने करा तो चलो एक साथ सब बीटेक के लिए चल जाते हैं। तैयारी उसके लिए सब करता ही है फिर। चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारे साथ हैं उदय राज जी। उदय का जो सिलेक्शन है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली वैकेंसी में हुआ, जो आपको 2024 में देखने को मिला था। इसके अलावा उदय ग्रुप डी में सेलेक्टेड थे, ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी, किस तरीके से पढ़ाई करी, उदय का बैकग्राउंड क्या रहा, क्योंकि अब आपको पता है कि टेक्नीशियन की भर्तियाँ आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली हैं। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करा जाए ताकि हम एक अच्छी खासी नौकरी पा जाए या ग्रुप सी की नौकरी हम पा जाए। तो उदय से हम सारी बातें करेंगे। उदय, बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस में भाई। थैंक यू सर। और सबसे पहले उदय, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। पढ़ाई में आपने आईटीआई या बीटेक जो भी करा है वो किस स्टेट से करा हुआ है? सर मैं मूलतः बहराइच जिले का निवासी हूँ, बट प्लेस मेरा बहराइच है। बहराइच में सर एक छोटा सा गांव है तिंगाई, जिसका मतलब थाना फकरपुर लगता है, और ग्राम सभा तिंगाई है। और जैसे ग्राम सभा में छोटे छोटे मजरे होते हैं, तो गांव का नाम है सरजू शुक्रपुरवा, बस वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी पढ़ाई सर जो है वहीं पे करीब 8 किलोमीटर दूर, जो फकरपुर कस्बे का नाम बताया, वहीं पे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का नाम है, आरएसएस वाले। तो मतलब क्लास 1 से 6 तक वहाँ पढ़ाई हुई। फिर वहाँ से एक दूसरे मतलब गवर्नमेंट स्कूल है चौधरी सियाराम इंटर कॉलेज, 7 से मैं वहाँ 7 से और मतलब 10th तक वहाँ कंप्लीट किया। तो भाई कुछ जो करीब 5-6 लड़के में मतलब जो ख़ास मित्र थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई बीटेक करना है। तो बीटेक के लिए फिर जो है 1 साल उसमें दिया गया आईआईटी की तैयारी के लिए। उसने आईआईटी की तैयारी की। ये होता भी है नॉर्मली कि जब हम लोग 12th कर रहे होते हैं तो जो भी 5-10 दोस्त करते हैं उसी के लाइन में हम लोग बह जाते हैं कि भाई बीटेक सब ने करा तो चलो एक साथ सब बीटेक के लिए चल जाते हैं। तैयारी उसके लिए सब करता ही है। फिर तैयारी आपने लखनऊ से ही करी? लखनऊ से ही। किस कोचिंग से करी थी? एक घनश्याम क्लासेस है वहाँ हजरतगंज में। अच्छा। तो बट फिर अनलकी उसमें हो नहीं पाया था। तो उस समय तो आईआईटी या ट्रिपल अलग अलग हुआ करता रहा होगा कि साथ ही? मैं अलग लोगों का पापा से बोला कि एक बार और ट्राई करते हैं। तो पिता ने कहा कि अगर तुम्हें बीटेक ही करना है तो मतलब साल बर्बाद ना करो, तुम प्राइवेट कॉलेज से कर लोगे। तो उसमें मतलब यूपीटीयू हुआ करता था, जो अब जो है एकेटीयू हो गया है, तो उसका भी फॉर्म भर रखा था। उसके थ्रू हमें जो है शेरूड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ बाराबंकी में है, भोपाल जिला शेरूड। यानी आपने बीटेक करा है 2013 में बीटेक स्टार्ट करा था। कौन सा ट्रेड था बीटेक में? सिविल इंजीनियरिंग था। सिविल इंजीनियरिंग था बीटेक का, ठीक है। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो आपकी नौकरी लगी, इसके लिए चाहिए आईटीआई, तो आईटीआई भी आपने उसके बाद करा? आईटीआई करने का क्या रहा रीज़न? सर बीटेक कंप्लीट करने के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था इसमें, क्योंकि ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग थी। तो एक कंपनी है माँ वैष्णो इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट करके। अच्छा। तो लखनऊ की ही प्राइवेट कंपनी? हाँ, लखनऊ की है। तो इसमें करीब मैंने 6 महीने निकाले। अच्छा। बट कुछ समझ नहीं आया, वो साइट इंजीनियर को जॉब प्रॉपर मैं भी नहीं कर पा रहा था। अच्छा, वो कहाँ कहीं बिल्डिंग कोई बन नहीं है तो वहाँ पे जाके देख रेख करना क्या है? इकाना स्टेडियम है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, उसी के जस्ट बगल में एक मतलब नहर है, उसके जस्ट बगल में एसएससी बिल्डिंग है। अच्छा।
वो बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई है ऐसे। लेकिन वो लाइन कुछ समझ नहीं आया मेरे को, साइड का काम वो। फिर वहाँ से छोड़ के ये डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो पहले तो 2-3 महीने ऐसे ही गुजरे, डिसाइड नहीं कर पाते क्या करें। फिर जो है स्टार्ट किया गया भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो फिर SSC CGL समझ में आया, SSC CGL तैयारी करते हैं। ये सब कुछ जो है वो बड़ा रिलेट होता है, आप में से हर बच्चे में साथ ही रिलेट होगा कि जैसे होता है कि जब हम 12th करते हैं उसके बाद 2 ऑप्शन है हमारे पास, साइंस से है तो सीधे नीट और बाकी सब में चले जाएंगे, और मैथ्स से है तो हम आ जाते हैं IIT की तरफ या बीटेक की तरफ कि भाई बीटेक कर लेते हैं। और उसके बाद जैसा इन्होंने बताया ना कि भाई हमारे पास हम जब ये प्राइवेट वाली जो है जैसे IIT हो गए बाकी सभी ऑप्शन नहीं बचते, तो दूसरा सरकारी में ऑप्शन दिखता है वो सबसे पहले SSC ही दिखता है कि चलो SSC की तैयारी करते हैं। फिर आपने SSC शुरुआत कर दिया तैयारी स्टार्ट? जी सर। ठीक है सर, मैं एक सही कहूँगा कि बेस होता है मतलब इंटर से पहले 10th तक पढ़ाई कुछ ठीक ठाक नहीं रही मेरी। खासकर जो 9-10 होता है मेरे ख्याल से बेस होता है वो, मतलब जब 10th में था 9-10 में था उसमें पढ़ने का एकदम से इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम। ये था कैसे तैसे वहाँ से निकला। गांव का भी माहौल कभी कभी होता ना नहीं बन पाता वैसा, क्योंकि दिन भर में घूमना या इस तरीके से। गाँव सर बताया ही कि जो मेरा स्कूल था जो कस्बा है वो करीब 8 किलोमीटर है मेरे गाँव से। अच्छा। आज भी वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे, और ये मौसम आने दीजिए बरसात का, वहाँ पे जा नहीं सकते आप। अच्छा। कीचड़ है, रोड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड का जो है गड़बड़ है। फिर SSC वाला माहौल कैसा रहा? SSC का माहौल दे रहा सर, अभी 17 वाला दिया उसमें प्री हो गया था। फ्री हुआ फिर मेंस में इंग्लिश से तो हमारी थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है तो उसी चक्कर में रह गया। 18 वाले में फिर ट्राई किया था, उसमें वही केस हुआ, प्री हुआ, मेंस उसमें भी नहीं हुआ। फिर 19 में ये वैकेंसी आई थी, LP की भी आई थी और वो भी आई थी। 18 में LP की वैकेंसी आ गई, 19 में NTPC ग्रुप डी आ गया। बट उसमें LP का सर जो है प्री भी हुआ था, मेंस भी हुआ था। तो आपने ITI उससे पहले करा होगा ना? ITI कंप्लीट नहीं था सर, जब DV हुआ उसमें मेरा ITI कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, ITI कौन सा ट्रेड रहा आपका? फिटर ही था। अच्छा, फिटर रहा। तो 19 वाली वैकेंसी आई, मतलब अभी तक आपने ये समझा कि भाई पढ़ाई कैसे चली सारी चीज़ों में, और उसके बाद बीटेक और इन्होंने फिर ITI करा। अब 19 में आई थी ग्रुप डी की बनती है ना। ग्रुप डी में जैसा कि अभी आपको बताया कि उदय का सिलेक्शन ग्रुप डी में हो चुका है, तो ग्रुप डी का जो आपने फॉर्म भरा था वो कौन सा जोन था? वो मुंबई जोन था सर। मुंबई जोन था। तो 22 वाले में सिलेक्शन आपका मुंबई जोन पे हो। पोस्ट कौन से मिली फिर आपको? पोस्ट सर असिस्टेंट वर्क्स मिली थी। असिस्टेंट वर्क्स का पोस्ट जो है आपको मिला। तो इस पोस्ट पे काम क्या रहता है अभी? ज्वाइनिंग इसकी कब हुई? तो 2023 में। 2023 में हुई थी सर। ज्वाइनिंग डेट मेरी 13 जुलाई 2023। अच्छा, 13 जुलाई 2023 में ज्वाइनिंग ग्रुप डी में हुई। और काम क्या रहा इस पोस्ट पर? काम सर मेरा कंप्यूटर का वर्क था। सारा जो है लेटर बनाना, MB बनाना, और जो है जो भी कॉन्ट्रैक्टर का जो भी वेरिएशन रेट तैयार करना। अच्छा, ग्रुप डी की जब आपके पास नौकरी चल रही थी तो एक ऐसा होता है ना, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो चलते हैं, जो रेलवे के चलते हैं, तो अब आपने इसमें टेक्नीशियन का अलग से नौकरी के लिए फॉर्म क्यों भरा? क्यों हम डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी आगे जा सकते थे, क्योंकि डिग्री भी सारी है। सर डिपार्टमेंटल का सब आया था, वैकेंसी आई थी, वही 23 में आई थी। नहीं सर 23 में भी आई थी, दिसंबर 23 में आई थी। हम लोग सेलेक्टेड हुए थे, उसके जस्ट 6 महीने बाद ही आ गई थी। बट क्या हुआ कि पेपर मेरा 15 दिसंबर को था नासिक में। अच्छा, तो वहाँ क्या हुआ कि कंप्यूटर कोई इशू हो गया कि पूरा क्या चीटिंग मतलब हो गई थी ऐसा, मतलब CCTV में आ गया, सारी चीज़ें हर जगह का प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो वो जो है परीक्षा कैंसिल हो गई थी वो। अच्छा, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम था वो चीटिंग की वजह से उसमें कैंसिल करा गया है। तो LP भी आपने भरा होगा फॉर्म, क्योंकि ITI है आपके पास? हाँ सर भरा था। तो LP में कहाँ तक गए? LP में सर प्री भी हुआ था, और लेकिन सर जो मेरा टेक्नीशियन का मेडिकल हुआ उसमें सर जो है मतलब B1 कैटेगरी मिली, B1 मिली थी। और आई का जो आपके पास मिला वो B1 में मेडिकल। उसके लिए सर LP में A1 मांगता है मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके लिए एलिजिबल नहीं थे हम। अच्छा, टेक्नीशियन की अब तैयारी पे आते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन की पिछले बार 14,000 समथिंग भर्ती आई थी, ग्रेड 1 ग्रेड 3 मिला के। इस बार लगभग वो 6,500 के आसपास है। तो टेक्नीशियन की तैयारी के लिए साइंस बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि वो 40 नंबर की टेक्नीशियन में आती है ग्रेड 3 वाले में। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें चाहिए। तो जब टेक्नीशियन का आपने फॉर्म भरा तो बच्चे जानना चाहते ना कि हमने शुरुआत से लेकर कैसे अपने आप को तैयारी की तरफ मोड़ा नौकरी के साथ साथ में, क्योंकि नौकरी तो आप कर ही रहे होंगे ग्रुप डी वाली, तो कैसे समय निकाल पाते थे पढ़ाई के लिए? सर
नौकरी टाइमिंग तो ये रहती है सर, सुबह से 9 से शाम को 6 बजे तक। अच्छा। दोपहर में लंच 1:30 से 3 बजे तक रहता था। तो इसके बीच में सर मेरे लिए तो बहुत मतलब पॉसिबल नहीं था बीच में पढ़ाई कर पाना। ना जो है शाम को आए 6 बजे, उसके बाद जो है आराम किया आधे घंटे और फिर जो है पढ़ाई में लग जाते थे सीधे। अच्छा, हाँ और ये बड़ा मुश्किल भी होता है भाई किसी के लिए भी कि अगर सरकारी है चाहे प्राइवेट है, अगर हम सोचे कि भाई ये वाला फॉर्म भर दे तो हो नहीं पाता वो, क्योंकि उसके लिए फिर एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए आदमी को कि भाई ये नौकरी लेनी है या इस तरीके से करना है। और सर पिछले ये कुछ दिनों देखा जाए तो काफ़ी सारा ये कंटेंट चेंज हुआ है, पेपर पूछने का तरीका सर जो है। आप साइंस हो या साइंस तो पूरे तरीके से ये एनसीईआरटी बेस पूछ रहा है और एक लाइन से। तो अब जो 9-10 की जो एनसीईआरटी आती है साइंस के लिए, अब इसके पेपर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी 9th-10th वाले? हाँ सर पढ़ी है। अच्छा, इस बीच में पूरे में एमडी क्लासेस से आपकी मुलाकात कब हुई? आपने एमडी क्लासेस पे क्लासेस कब से एमडी देखी? क्लासेस सर जो है 2021 लास्ट में। अच्छा, जब पेपर ग्रुप डी एनटीपीसी के स्टार्ट हो रहे थे, मतलब माहौल बनना तक पेपर होना है, पेपर होना है। सर उसमें आपका जो है मैथ्स में आपसे काफ़ी हेल्प मिली। अब स्पीड मतलब क्वेश्चन लग तो जाते थे, लेकिन सर विद इन टाइम जो एक चाहिए टाइमिंग वो नहीं आ पाती थी। शॉर्ट टिक्स वगैरह वो या कंसेप्ट वगैरह उस हिसाब से नहीं हो पा रहे थे, तो वो क्लियर हुआ वीडियो से। वो सर जो आपका मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, और वो काफ़ी हेल्प मिला था मुझे। साइंस आपने किस टीचर से पढ़ाई करी, या साइंस में अब सीख सके बाकी लोगों से आपने कैसे पढ़ाई स्टार्ट? साइंस सर जो है मैं एनसीईआरटी फॉलो करता था। एग्ज़ाम के जस्ट एग्ज़ाम टाइम या 1 महीना पहले मान लीजिए मैं एनालिसिस देखता था सर के। अच्छा, आपसे सब देखा, उससे काफ़ी हेल्प मिली सर। ठीक है। और मैथ्स आपने यहाँ कर दिया, साइंस कर लिया, जीके जीएस में और रीजनिंग में कैसे आपने किया? रीजनिंग तो फिर भी वो प्रैक्टिस से बनती चली गई। रीजनिंग सर प्रैक्टिस से करता था। ये जो प्रीवियस पेपर जो भी हैं, यूथ बुक ले रखी थी मैंने, वो इससे प्रैक्टिस करता था। और जीके जीएस में? जीके सीजीएस का सर बुक कुछ ज़्यादा रोल नहीं था इसमें। 10 नंबर की आती? 10 नंबर आती थी और इसमें करंट अफेयर फोकस करता था। जीके के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं था, सारे 10 नंबर मतलब करंट अफेयर के थे। अच्छा, ये टेक्नीशियन का जो अपने फॉर्म भरा था, ये कौन सा जोन था टेक्नीशियन के लिए? ये सर गोरखपुर जोन था। गोरखपुर जोन से। और कितने नंबर आपके आए थे गोरखपुर से? इसमें सर मेरे अप्रॉक्स 82 है। 82 के आसपास नंबर थी। कट ऑफ कौन सा गया था, पोस्ट क्या मिले आपको? इलेक्ट्रिकल टीआरएस पोस्ट मिली है हमें। अच्छा। और 79 पॉइंट समथिंग कुछ है इसका। 100 में से 79 पॉइंट समथिंग जो है कट ऑफ गई है। और टेक्नीशियन में अभी जो नई भर्ती आई हुई है, इसके लिए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई नई भर्ती के लिए वैकेंसीज कम है? अब बताइए, सबसे पहले तो यही डरा है ना कि भाई पिछले बार जब 13,000-14,000 भर्तियाँ थी, तो कहीं कहीं किसी जोन की 87 नंबर तक कट ऑफ चली गई थी। अब इस बार जब 6,000 वैकेंसी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ 90 या 95 पार चली जाए। तो इसको लेकर क्या संदेश देंगे, और बच्चा किस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करे, या पढ़ने वाला बच्चा कैसे प्रैक्टिस करे? सर अभी जो ये टेक्नीशियन वाली वैकेंसी से इतने थोड़ा आपने पेपर भी थोड़ा देखा हुआ, थोड़ा इजी था, इतना कोई हार्ड नहीं था। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसके लिए सब यही कहना चाहेंगे बिगिनर के लिए कि आप पहले सिलेबस देखिए भाई, उसको चेक करिए, फिर जो है आप प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट करिए। कहीं भी जुड़ के एक जगह पूरा सिलेबस सारे खत्म टीचर करें। अच्छे होते हैं, बुकें सारी अच्छी होती हैं, प्रॉपर जुड़िए उसको एक बार। इस पे सर जो है ऑनलाइन टेस्ट देता रहता था डेली सर जो है, जैसे मैंने बताया ही 9 बजे मेरे ऑफिस टाइम ही रहती थी, तो मैं एक सेट डेली लगा के जाता था सुबह। अच्छा, सुबह टेस्ट लगाना, फिर जो है शाम को आके उसको मतलब आप जो है टेस्ट को जब ऑफिस जाते थे ग्रुप डी वाले, अब नौकरी जॉब करते थे, उससे पहले एक बार टेस्ट जरूर लगा के हम सुबह बता देते हैं। और एनालिसिस वगैरह उसका कैसे करते थे कि कहाँ गलतियाँ हो गई, किस हिसाब से हो गया? ऑफिस के अंदर ही बैठ के? सर कोई भी ऑफिस में टाइम मिल जाता था, क्योंकि सर वो एडीएन सर जो मेरे थे बहुत सपोर्टिव थे। वो ऑलरेडी मैं बता रखा था सर जो है मेरा मतलब इधर थोड़ा कम मन लग रहा है, मैं उधर जाना चाहता हूँ, ऐसी सी बात है। उन्होंने कहा कि जो भी टाइम तुम्हें मिलता है तुम ना जो है पढ़ाई कर लिया करो। तो जो भी टाइम मिलता था मैं एनालिसिस करता रहता। बाकी ऑफलाइन मतलब बुक तो खोलने का टाइम नहीं मिलता था उसमें, लेकिन ये मतलब ऑनलाइन मतलब पढ़ता रहता था। तो सिलेक्शन लेने का सबसे जो मेन रीज़न निकल गया वो ऐसा निकल गया भाई कि सबसे पहले हम अपनी जो सिलेबस उसको कवर कर लें पूरा। सिलेबस कवर करने के बाद टेस्ट ज़रूर लगाएं। जब पेपर पास आ जाए तो उसके 2-3 महीने पहले से एकदम एक्टिव हो जाए कि हर दूसरे दिन, या पेपर बहुत पास आ गया तो हर दिन हम कोई ना कोई टेस्ट लगाते रहें, है ना? कुछ ऐसी खास चीज़ें जो करना एकदम ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, आपको लगता है ये तो इस तरीके से होना ही होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, या कुछ ऐसी अलग चीज़ें जो आपने करी हो? अलग चीज़ें सर यही मेरा तो सर ये रहता, प्रैक्टिस पे मैंने काम किया। लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस पे काम किया मैंने। प्रैक्टिस और एनालिसिस, जहाँ जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर खास कर ज़्यादा फोकस करना।
तो टेक्नीशियन का आपका डीवी हो गया, फाइनल पैनल लिस्ट भी सब कुछ आ गया, अब खाली इंतजार है कि लेटर आ जाए। वो जो है वो कब तक लग रहा है अंदेशा कि कब तक आ सकता है ज्वाइनिंग लेटर? सर अभी कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो गोरखपुर जोन का मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है लड़कों का, तो उसमें भी है और कुछ लोग गए थे भी, बोर्ड में गए थे, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि फ़ाइल वहाँ से सीपी ऑफिस फंसी हुई है वहाँ डिवीज़न अलॉटमेंट होने के लिए। आ जाएगा तो वहाँ पर सुनने में आया है कि अभी जो मतलब ज्वाइनिंग लेटर जैसे मोदी जी बांटते हैं ऑनलाइन, नियुक्ति पत्र देंगे तो ये जुलाई में होने वाला है, तो उसी में 21 तारीख के आसपास होगा मे बी, हाँ ये 13 या 21 में। हाँ 3rd वीक में है जुलाई में। तो ये रहा पूरा एक उदय के साथ बढ़िया सा इंटरव्यू। और आपने हमेशा एक इंटरव्यू में खास बातें देखी होंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे अभी उदय जॉब कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर पाना, उसके बाद ग्रुप डी में इनकी नौकरी थी, अब ग्रुप सी की नौकरी हो जाएगी, यानी अब टेक्नीशियन में ये बन जाएंगे। फाइनल सब कुछ हो गया, पैनल लिस्ट में नाम वगैरह भी आ गया, बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है। और वो भी आपको पता है कि कार्यक्रम है मोदी जी का, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर आके और जो डिवीजन अलॉट होना वो सब हो जाएगा। तो नौकरी में रहते रहते किस हिसाब से पढ़ाई करी ताकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हाई कट ऑफ को भी पार कर लिया। बस एक रणनीति आपको अपनानी है कि भाई मुझे पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है, जहाँ भी हम पढ़ाई करें उस पर पूरी तरीके से फोकस रहना और प्रैक्टिस लगातार करते रहना। अगर हम प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो बेहतर अपने आप में कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ भी अलग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, चाहे कट ऑफ कितनी भी हाई चली जाए, सिलेक्शन तो होना ही होना है। और हाई जाने का भी हमें लगता है मेन कारण यही रहा कि पेपर लो रहा था, पेपर इतना भी कठिन नहीं रहा जो लोगों ने कहा कि भाई पेपर अच्छा आ गया, ऐसा कुछ रहा है ना। ओवरऑल पेपर में आपने साइंस में कितना अटेम्प्ट करे थे 40 में से? साइंस मेरा करीब तो 3 क्वेश्चन छोड़े थे, 37-36 मतलब 35-36 के नियर अबाउट नंबर ओवरऑल कार्ड पीट के आ गए थे। तो आप सोच भी सकते हैं भाई साइंस सब्जेक्ट में अगर 35-36 नंबर आ रहे हैं तो थोड़ी मेहनत अगर आप करेंगे, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो अपने आप चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो उदय को भविष्य की शुभकामनाएं, और आप भी खूब मेहनत करिए ताकि इस बार आने वाली टेक्नीशियन की भर्ती में आप भी अपना नाम दर्ज कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।